Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as everyone is aware, we introduce emerging companies from emerging sectors via this episodes. And in this process, we talk to the promoters, the top managements of such companies. And this helps us to understand the companies better. We come to know about the company's business model, their growth journey, their future expansion plans, and in this process investors are able to take a very conscious investment decision. And friends, today we have got another interesting company which we are going to present today. The company's name is Satkartar Shopping Limited, and we have the privilege of having the promoter Mr. Manpreet Singh Chadda. मनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमको टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा अविनाश लग रहा है जी, आपसे बात करने से। और सर मुझे यकीन है छोटे से इंटरव्यू में हमको आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू अविनाश जी, हम आपके साथ हैं। तो मनप्रीत जी, पहला सवाल जो बहुत एलिमेंट्री और बेसिक है, हमको आपकी कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में समझाइए। बिजनेस मॉडल क्या है, हम कौन से बिजनेस में मार्केट में पोजीशनड है, और एक बात बताइए मनप्रीत जी कि ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया? क्या ये पहले से ही आपके फादर के टाइम से चल रहा था, या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है जो आपने खुद मैनेज करके खड़ा कर दिया है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। पहले जो आपने 2 क्वेश्चंस जो पूछे अभी इसमें, मैं बाद वाले का आंसर पहले देता हूँ। ये बिज़नेस, मैं कोई एंटरप्रेन्योर फैमिली से नहीं हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने 18 साल अलग-अलग मल्टीनेशनल्स में सीएफओ और सीईओ का रोल किया है। 2012 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा क्यों स्टार्ट की? मेरी पहली कंपनी थी बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी मैं मानता हूँ कि एक तरह से हमारी 5000 साल पुरानी आयुर्वेदा की पद्धति को लेके आज बायोटेक्नोलॉजी उठ रही है। तो थोड़ा बहुत मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट था हेल्थ इंडस्ट्री में, तो मैंने ये आयुर्वेदा को चुना और 2012 में हमने ये कंपनी शुरू की। जब हमने ये कंपनी शुरू की उस वक़्त हम एक पहली कंपनी थे जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को टेलीविज़न पे मार्केट करते थे। धीरे-धीरे ऑनलाइन का ज़माना आया। 2018 में हमने ऑनलाइन को अपनी कंपनी में जोड़ा और ऑनलाइन प्रमोशन भी शुरू की। आज हमारी कंपनी ऑनलाइन और टेलीविज़न मार्केटिंग दोनों करती है। इस वक़्त 30% हम टेलीविज़न मार्केटिंग से करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और 70% ऑनलाइन मार्केटिंग से करते हैं। आयुर्वेदा में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम अपने ही फ़ॉर्मूलेशन में बना के आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव करवा के और फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। एक चीज़ जो हमारी कंपनी की पॉज़िटिव पॉइंट कहूँगा कि हमारी ये कंपनी इंडिया के हर लैंग्वेज में प्रेज़ेंट है, हर ज्योग्राफ़िकल टेरिटरी में प्रेज़ेंट है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड ऑफ़ कोर्स दिल्ली में बैठे हैं तो नॉर्थ इंडिया में। नहीं, बिल्कुल सर। आई थिंक सर अभी आपने अपनी कंपनी के थोड़े से प्रोफाइल के बारे में और जर्नी के बारे में बताया है। सर मुझे बताइए कि हम कौन से प्रोडक्ट एलिमेंट्स के लिए कैटर करते हैं? आयुर्वेदा तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है व्हिच सेगमेंट्स बेसिकली डू आवर प्रोडक्ट्स कैटर, और हम कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सर सप्लाई करते हैं? अगर आप थोड़ा-सा बताएँ कि हमारे कितने प्रोडक्ट एसक्यूज़ है, हम कौन-कौन से प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज़ करते हैं? सर इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी अगर मिली। हमारे टोटल एसकेयूज़ 100 से ज़्यादा हैं। हम लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट में भी हैं और डिज़ीज़ेज़ में भी हैं। और मेजॉरिटी हम 80% डिज़ीज़ेज़ में हैं और 80% डिज़ीज़ेज़ में 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। एक है डायबिटीज़, एक है मेंस वेलनेस, एक ऑर्थो और एक एडिक्शन। इन 4 में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी मार्केट में एक्सेप्टेबल हैं। ओके। और सर मनप्रीत जी, अभी एक बात बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, इसका जो मिश्रण होता है, जो बेसिक फ़ॉर्मूला होता है आयुर्वेदिक का, तो यहाँ पे सर आपको कहाँ से आप ये मेडिसिन सोर्स करते हो? क्या आपके पास खुद आयुर्वेदिक मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो इस मेडिसिन्स को बराबर इसका फ़ॉर्मूलेशन करके बनाते हैं? या आपके पास कोई टाई अप है जहाँ से आप ये दवाइयाँ बनाते हैं? तो सर बेसिकली मुझे सोर्सिंग पूछना है, क्योंकि आयुर्वेदा में काफ़ी जड़ी-बूटियाँ, काफ़ी मटेरियल यूज़ किया जाता है।
तो सर हाउ इज द ओवरऑल इंटरनल प्रोसेस इज बेड कि जो दवाई आपने बोली वो खुद आप इंटरनली बनाते हो या आपका आपका कोई एजेंसी के साथ या कोई दूसरी कंपनी के साथ कोई अरेंजमेंट है जहाँ से आपको दवाई मिलती है और बाद में उसकी मार्केटिंग आप करते हो? जो फॉर्मुलेशन होता है दवाई का, वो हमारे इन हाउस डॉक्टर्स हैं, कंपनी के ऑन रोल्स डॉक्टर्स हैं जो वो फॉर्मुलेशन बनाते हैं। फिर उस फॉर्मुलेशन को हम आयुष मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए भेजते हैं कि हम ये दवाई लॉन्च करना चाहते हैं, इस दवाई के ये फ़ायदे हैं और ये इसकी फॉर्मुलेशन है। एक ओके। बार आयुष मिनिस्ट्री उस फॉर्मुलेशन को अप्रूव करती है, उसके बाद ये दवाई प्रोडक्शन में जाती है। हमारे 4 अलग-अलग प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनके साथ हमारे एंड टू एंड एग्रीमेंट्स हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिर्फ़ हमारा काम करेंगी और बाहर हाँ। किसी और का काम नहीं करेंगी। ओके। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बेसिकली पे हाँ, तो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है आपका, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए बनाया जाता है। यस, बिल्कुल। ट्रेडमार्क हमारा होता है, डिज़ाइन हाँ। हमारा होता है, ओके। फॉर्मुलेशन हम आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मनप्रीत जी, अभी मेरे को बताइए कि देखिए वैसे तो दवाई, आयुर्वेदिक दवाई तो एवरीबॉडी नोस कि इसके बेनिफिट्स क्या है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे बताइए कि सर पिछले 2-3 साल से ये मार्केट कितना बढ़ रहा है? आई मीन क्या ग्रोथ आपने देखा है? और आगे अगले 3-4 साल में आपको क्या लगता है कि ये मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे हमारी कंपनी इस ग्रोथ को कैपिटलाइज़ करेगी? पिछले 3 साल में जिस हिसाब से आयुर्वेदा मार्केट बढ़ी है, सबसे पहले आयुष मंत्रालय सेटअप हुआ, उसके बाद आयुष को वर्ल्ड तक लेके जाना और उसकी एक तरह से बताना कि ये हमारी धरोहर है। प्लस कोरोना के बाद जब इतनी प्रॉब्लम्स थी, हर कोई नेचुरल मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन की तरफ जाना चाहता था। इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदा ने अपना एक झंडा गाड़ा। आज हमारा देश क्या, विदेश भी आयुर्वेदा को सलाम करता है। अगर आप आगे की फ्यूचर की मार्केट की बात करें, तो ये तो ओपन फैक्ट्स हैं। जिस हिसाब से आयुर्वेदा इंडस्ट्री उठ रही है, जिस हिसाब से आयुर्वेदा एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में, हमारी कंपनी ही पिछले 3 साल में 40 टू 50% ग्रोथ हर साल कर रही है और आगे भी एक लेवल तक हमें लगता है ये 40 टू 50% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इस इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। बिल्कुल। नहीं, बढ़िया बात है सर। मनप्रीत जी, अभी बताइए सर, हम लोग बी टू सी सेगमेंट में काम करते हैं। मुझे बताइए सर कि हमको ब्रांडिंग के लिए कितना टाइम और एफर्ट स्पेंड करना पड़ता है? आप बता रहे थे कि बहुत ऑनलाइन एज़ वेल एज़ दूसरे मीडियम से आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हो। तो सर ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे बिज़नेस में? और दूसरी बात सर, मेरे को बताइए कि मोटा-मोटी हाउ मच इज़ ब्रांडिंग एज़ अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू? कितना पैसा मोटा-मोटी हम ब्रांडिंग पे हर साल एज़ अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू खर्चा करते हैं? ब्रांडिंग आज की इंडस्ट्री में आज एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है, वो इतना एडवर्टाइज़मेंट से फ्लडेड है और इतनी स्पेस है एडवर्टाइज़मेंट में कि ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी कॉस्ट बन गई है। ये एक तरह से बैकबोन है हर डी2सी कंपनी के लिए। कॉस्ट हाई रहती है ब्रांडिंग की एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दोनों मिला के द कॉस्ट जो टोटल रेवेन्यू की आती है, वो अप्रॉक्सिमेटली 40% आती है। अच्छा, ओके। और ये 40% कॉस्ट रेंज करती है 38 से 41 के बीच में और ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इस कॉस्ट को किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जाए। बट येस, आज की इंडस्ट्री देखते हुए, मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए, ब्रांडिंग हमेशा एक मेजर कॉस्ट इस इंडस्ट्री में है और एक डी2सी में है। ओके। ये ठीक है। मनप्रीत जी, अभी मेरे को बताइए कि ये तो ब्रांडिंग की बात हो गई। सर हमारा जो मार्केटिंग नेटवर्क है, आपने बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स पैन इंडिया ऑल अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। तो सर हमारा मार्केटिंग नेटवर्क किस प्रकार से हमने डेवलप किया है? और दूसरी बात सर, हमारे जो दवाइयाँ बनती है आयुर्वेदिक मेडिसिन सर, नॉर्मल एवरेज टिकट साइज़ कितना होगा? लाइक अगर मैं कोई नॉर्मल दवा आपसे खरीद लूँ, तो सर व्हाट प्राइस इट स्टार्ट्स एंड व्हाट प्राइस इट गोज़ अप ऑन द हायर लेवल? अगर आप कोई एक छोटा-सा रेंज हमको बता दें। मैं कहूँगा कि हम एक प्रीमियम सेगमेंट में हैं, हम हायर टिकट साइज़ में हैं। हमारी जो डायबिटीज़, ऑर्थो एंड एडिक्शन की दवाइयाँ हैं, उनका एवरेज टिकट साइज़ 2500 के आसपास रहता है ओके। पर ऑर्डर। और जो हमारी मेंस वेलनेस की हैं, उनका एवरेज टिकट साइज़ 3500 के आसपास रहता है। ओके।
रीज़न ये भी है कि आफ्टर बीइंग कि एक तो प्रीमियम दवाइयाँ हैं, प्लस दूसरा ये है कि हम कस्टमर को एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। आज कस्टमर सिर्फ़ ऑनलाइन में आके लेके नहीं जाता है, उसको बैक एंड सपोर्ट पूरा मिलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होती है एंड येस हम एक हाई एंड, हाई टिकट साइज़ मार्केट में हैं। ओके, समझ गया। मनप्रीत जी, थोड़ा-सा मार्केटिंग नेटवर्क के बारे में बताइए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस प्रकार से हमने डेवलप किया है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोरियर से होता है, हमारा वेयरहाउस दिल्ली में है और ये जो भी ऑर्डर होता है यहाँ से सप्लाई होता है। को अलग-अलग कोरियर सर्विसेज़ यूज़ होती हैं। ब्लू डार्ट से लेके यहाँ तक कि जब हमारा सामान वहाँ जाता है कि जहाँ ब्लू डार्ट या ई-कॉम या बाकी कोरियर सर्विसेज़ नहीं है, तो हमारी देश की जो इंडिया पोस्टल सर्विस है, वो भी हम हाँ, यूज़ करते हैं और इंडिया पोस्टल सर्विस से असम के कोने तक, जम्मू के कोने तक सप्लाई जाती है। ओके। नहीं, ठीक है। मनप्रीत जी, अभी मेरे को बताइए सर, अभी आपने बोला कि हम लोग ज़्यादातर प्रीमियम दवाइयों में काम करते हैं, तो वो बात मैं समझ गया। लेकिन मेरे को बताइए सर, नॉर्मली ऑन अ एनुअल बेसिस सर, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है, वो कितना स्टेबल होता है? यानी ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का खर्चा थोड़ा अगर बढ़ गया या मान के चलिए कुछ दूसरे इनपुट्स बढ़ गए, तो आपको ऑब्वियसली आपके प्राइसिंग में थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ते होंगे। तो सर मोटा-मोटी हर प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो होता है, फाइनली ये 2500 और 3500, ये मोर और लेस स्टेबल रहा है या इसमें कुछ बढ़ोतरी पिछले 1-2 साल से हुई है? नहीं, इसको हम कोशिश करते हैं कि स्टेबल रखें। बढ़ोतरी तो हमने इसमें नहीं की है। बट स्टेबल के अलावा यस, कई बार कुछ वर्ल्ड हेल्थ डे वगैरह पे हम इन पे डिस्काउंट्स भी देते हैं। तो ओके, बढ़ोतरी डेफ़िनिटली हमने नहीं की है, पर हाँ, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स चला के माइनर टिकट साइज़ डाउनसाइड कई बार और बहुत कम करते हैं। ओके। नहीं, समझ गया। अच्छा, म मनप्रीत जी, अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स बाजू में रखते हैं। अभी मेरे को बताइए सर, इतने सालों से आपने बिज़नेस खड़ा किया है, आपका काफ़ी तजुर्बा है इस एरिया में। मुझे बताइए सर, ह ह द व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन व्हिच वी ऑफर टू द कस्टमर्स? हमारे पास रिपीट बिज़नेस कितना आता है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा सर, हम कस्टमर्स को कैसे उनको कस्टमर डिलाइट देते हैं? यानी हमारी दवाई की क्वालिटी, सर्विस, एग्ज़ीक्यूशन, ये सारी बातें भी इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर 2-3 क्वालिटेटिव चीज़ें अगर आप हमको बताएँ कि आप अपना धंधा दूसरों से बेहतर कैसे करते हो? सर, इसके बारे में बताइए। कुछ चीज़ें जब कंपनी शुरू होती है, तो बहुत चीज़ें हमने भी सीखी। कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पिछले 1 साल में एक चीज़ हमने जो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट की है कि हमने आयुष डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने एम्पैनलमेंट और अपने एम्प्लॉयमेंट में लेके आए हैं। तो हर कस्टमर को दवाई के अलावा डॉक्टर से बात करने का मौका मिलता है। डॉक्टर्स उनसे फ़ॉलो-अप लेते हैं कि हमारा तजुर्बा ये कहता है कि अगर कस्टमर खुश नहीं है, तो दवाई ज़्यादा देर तक नहीं बिकेगी और वो सप्लाई हम तभी एक कंटिन्यू कर पाते हैं, जब उसको एक डॉक्टर की साथ में सर्विस मिले। ओके। तो रिपीट बेसिकली के उसका मतलब काफ़ी फीडबैक होता है, यानी आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो, आपका डॉक्टर बेस भी अच्छा है और उसके बाद दवाई आप प्लान करके कस्टमर्स को दिलवाते हो। तो आई थिंक काफ़ी वेल डिफाइंड प्रोसेस है आपका। और उसके बाद भी दवाई जाने के बाद भी उससे पूछा जाता है, डॉक्टर उसको कॉल करेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपको ये दवाई असर कर रही है, नहीं कर रही है या चेंज करके दूसरी दवाई की जाए। ओके। नहीं, ठीक है। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है। सर, अभी लेट अस कम टू द फाइनेंशियल्स। सर, मैं देख रहा था कि एफवाई 24 के लिए नंबर्स बहुत काफ़ी अच्छे आ गए हैं कंपनी के। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं देख रहा था कि सर करीबन 6.3 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 2.5 करोड़ था। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी सर 127 करोड़ था, जो पिछले साल 82 करोड़ था। तो सर पहले बताइए, ये जो एफवाई 24 का जो परफॉर्मेंस आया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मनप्रीत जी, तो ये इसका मेन कारण क्या था कि ज़्यादा सेल हो गई या प्राइसिंग में भी आपको बेनिफिट मिल गया या दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम में आ गई, वॉल्यूम भी बढ़ गया, प्राइसिंग भी अच्छी मिली? तो व्हाट वाज़ द आप मेन रीज़न फॉर दिस इम्प्रूवमेंट? आप जो ये 2 साल को कंपेयर करेंगे, मैं इसको पिछले 3 साल से कंपेयर करूँगा। हर साल जो हमारा टर्नओवर है, बल्कि हमारा टू एफवाई 22 से 23 जो टर्नओवर बढ़ा था, वो परसेंटेज वाइज़ ज़्यादा बढ़ा था। 23 टू 24 माइनर लाइक उस परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ा था, बट येस, एक जैसे आपने कहा बहुत अच्छा बढ़ा है। सेल डेफ़िनिटली बढ़ी है। सेल ही इसमें एक मेजर फैक्टर है।
जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा है, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कैपेसिटी थी, जब उसकी हम्म, कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब हो गई ऑन ए हायर सेल, तो हाँ, प्रॉफिट तो बढ़ना ही था। बिल्कुल। तो बेसिकली आपने बोला कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा था, इंक्रीमेंटल हुँ, कैपेसिटी की अच्छी यूटिलाइजेशन होने के कारण भी टॉप लाइन बढ़ी और प्रॉफिट भी उस कारण से बढ़ी। उस कारण से बढ़ा। सर अभी हम लोग ऑलमोस्ट अभी जनवरी नए साल में एंटर आ चुके हैं सर, FY25 भी खत्म होने को आ रहा है सर। विदाउट गिविंग नंबर, क्योंकि सर दिस इज नॉट एज पर दिस इज एज पर कंप्लायंस। सर नंबर मत बताइए, बट मेरे को बताइए सर, इस साल दैट इज FY25 में क्या हम ये मान के चले कि पिछले साल के हिसाब से इस साल में कंपनी नंबर्स और भी बेहतरीन दिखाने का पोटेंशियल रखती है ये मार्च 25 के लिए? मार्च 25 के जो आप नंबर्स पूछ रहे हैं, हमारा 15 दिसंबर तक का तो ऑडिट होके आरएचपी में है ही। टॉप लाइन में हमने अभी तक 15 दिसंबर तक 109 करोड़ कर लिया है, जो कि हमने हाँ, पिछले पूरे साल में 127 करोड़ किया था। अभी हम इसी में 109 करोड़ कर चुके हैं, और प्रॉफिट हमारा जो 15 दिसंबर तक आया है, अगर मैं उसको 31 दिसंबर तक के हिसाब से भी ले लूँ, तो एक तरह से हमने अपने पिछले साल का प्रॉफिट 10 महीने में ही 9 महीने ओके, में ही कर ली। ओके। और सर मोटा-मोटी नॉर्मली इस बिज़नेस में क्या कुछ सीज़नैलिटी होती है कि फर्स्ट हाफ इज़ बेटर और सेकंड हाफ इज़ बेटर, ऐसा कुछ होता है हमारे बिज़नेस में? नहीं, ऐसा कोई सीज़नैलिटी नहीं होती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेज़ आ जाते हैं कि कई बार जैसे ऑल ओवर इंडिया मानसून्स ज़्यादा आ गए, या कुछ और कैलेमिटीज़ आ गईं, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन डेफ़िनिटली सीज़नल है, जो कि एक चैलेंज हमें मेंटेन करना पड़ता है, बट अदरवाइज़ सेल्स सीज़नल नहीं। ओके, फाइन। और सर दूसरी बात मैं प पूछना चाहता था कि अभी आपने बोला कि जो टर्नओवर हमने पिछले साल कमाया वो हमने पहले 10 महीने में ही रिकॉर्ड किया है। तो सर नॉर्मली जब टर्नओवर बढ़ता है तभी हम ये मान के चलें कि हमारे मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, सर ये भी ऑब्वियसली विल इंप्रूव बिकॉज़ ऑब्वियसली हायर टॉप लाइन विल लीड टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ये मानना नहीं, सही रहेगा? बिल्कुल मानना सही रहेगा कि हर कंपनी में जो फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स हाँ, कॉस्ट टर्नओवर के साथ नहीं बढ़ेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी कुछ लेवल पे, वेरिएबल कॉस्ट एकदम बराबर बढ़ेगी, पर जब वो फिक्स कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब हो गई ऊपर के टर्नओवर में, तो हुँ, मार्जिन्स आई थिंक अभी 2025 के तो ऑलमोस्ट सामने ही हैं नंबर्स, बिल्कुल, बट बिल्कुल। अगले 2 क्वार्टर और 26 के वो नंबर्स ही बोलेंगे जो ठीक बात है। मैं बोल रहा हूँ। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू का है सर, हम कंपनी को पब्लिक इशू का कर रहे हैं। सर मुझे बताइए कि हम लोग कितना पैसा कैपिटल मार्केट से रेज करने के बारे में सोच रहे हैं, और सर ये पैसा हम किस प्रोजेक्ट के लिए या किस एक्सपेंशन प्लान्स के लिए यूज करने वाले हैं? हम जो ये पब्लिक इश्यू ला रहे हैं, ये 32 करोड़ का है, एंड इस पब्लिक इशू में हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। एक ऑब्जेक्ट है हम अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जितना भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वक़्त हम वो रेंट पे लेके कंपनी को चलाते हैं, जिस वजह से हमारी रेंटल कॉस्ट काफ़ी है और वो हमारे प्रॉफ़िट को भी हिट करती है। तो 5 करोड़ रुपए हमने रखा है, जिससे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना बना सकें, वो कैपेक्स है। 8 करोड़ 8 करोड़ रुपया हमने एक अपनी कैपेक्स बिल्डिंग के लिए रखा है। हमारी कंपनी में बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी, मार्केटिंग टीम और कस्टमर सपोर्ट टीम एक जगह बैठ के, कॉन्फिडेंशियलिटी जो एडवर्टाइज़मेंट की है, ये तीनों एक जगह बैठ के एक कोलैबोरेट करके इसको एक पुश दें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ पे हमारा अपना स्टूडियो, मार्केटिंग की टीम बैठी हो और कस्टमर सपोर्ट की टीम बैठी हो। 11 करोड़ रुपए हमने एडवर्टाइज़मेंट के लिए रखा है, और 5 करोड़ रुपए हमने एक्विज़िशन के लिए रखा है कि हर हर मार्केट में, हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज़ उभरती हुई ऐसी आती हैं, जो कुछ अच्छा कर रही होती हैं, नया कर रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको अगर एक्वायर करके वो चीज़ अपनी कंपनी में डाल सकें, तो वो उसके लिए रखा है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक तो बेसिकली सारा पैसा ग्रोथ कैपिटल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो आगे चल के कंपनी को काफ़ी फ़ायदा करके देगा। सर अभी मेरे को बताइए हमारे धंधे में सर व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल साइकिल? यानी हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका पैसा पहले से लेते हैं एडवांस में और उसके बाद सर्विस करते हैं, या कुछ क्रेडिट टर्म्स भी चलती है? तो सर वर्किंग कैपिटल नॉर्मली, वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे बिज़नेस में कितना लंबा होता है? हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं है, क्योंकि जो हम सामान खरीदते हैं, वो हम जो जिनसे सामान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से,
उनसे हम अच्छा क्रेडिट ले लेते हैं और जो हम सामान बेचते हैं, वो पैसा हमारा मैक्सिमम 15 दिन में हमारे घर में आ जाता है। ओके। तो उसका मतलब मोटा-मोटी पैसा जल्दी आ जाता है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से के साथ आपका अच्छा अरेंजमेंट है, तो आपको अच्छी क्रेडिट साइकिल वहाँ से मिलती है। बिल्कुल। ठीक है। और सर आगे भी इस बिज़नेस में अगर ये बिज़नेस मॉडल देखें, तो सर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये ऐसा ही मॉडल चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आपको लंबा रीज़नेबल क्रेडिट साइकिल देंगे और जैसे आपने बोला कि 15 दिन में कस्टमर आपको पैसा देता है, तो ये साइकिल आगे भी कंटिन्यू हो जाएगी, ऐसा आपका मानना है? साइकिल ऐसे कंटिन्यू होगा और इससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अभी ओह! अगर मुझे कस्टमर से पैसे 15 दिन में आते हैं, अभी हम इसको मैक्सिमम एडवांस के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो 15 हाँ, दिन में आते हैं, वो 5 दिन पहले आ जाएँगे। ओके, ओके। नहीं ठीक है, आई थिंक बढ़िया है बिकॉज़ सर ये ऐसे जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाले जो बिज़नेसेस होते हैं, वो मार्केट को भी काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि उसका मतलब आपका कैश फ्लो बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। सर अभी मेरे को बताइए कि टिपिकली सर नॉर्मली आपने बोला कि 50-60% आपका टॉप लाइन बढ़ा है, आई मीन 1 ईयर बैक। इस साल थोड़ा-सा कम बढ़ा, लेकिन अभी आप जब नया प्लांट लगाओगे कैपेसिटी आप जो बोल रहे हो प्लस एक्विजिशंस करोगे, तो हम ये मान के चलें कि सर कम से कम 25-30% का रन रेट टॉप लाइन में हम कंफर्टेबली अगले 2-3 साल के लिए मैनेज कर सकते हैं, अगर एवरीथिंग गोज़ एज़ पर प्लान। ओवरऑल ओवरऑल आउटलुक ये कहूँगा कि अगर हमने 22-23 में 45-50% ग्रोथ की है, तो इस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ एक नॉर्मल ग्रोथ है। अच्छा, ये ठीक है। डेफ़िनिटली अगर आज हम इंटरनल एक्रूवल से विदाउट गोइंग पब्लिक, विदाउट गेटिंग फंडिंग ये कर रहे थे, तो हमारे हाँ, पुराने नंबर तो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। हुँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपने सही कहा। मनप्रीत जी, अभी आखिरी सवाल आज का। सर देखिए कोविड तो हमने देखा है, अभी फ़ॉर्च्यूनेटली सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सर मेरे को बताइए हमारे धंधे में सबसे बड़ा जो रिस्क है, यानी जो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, वो क्या है? आई मीन इज़ इट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं, कस्टमर का क्वालिटी का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है? फाइनली सर दवाई जो आप बेचते हो, आई थिंक उसका असर अगर सही रहा तो एवरीथिंग इज़ ओके। बट ऐसा कोई धंधे में रिस्क जो आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है और वो हमारे धंधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सर इसके बारे में बताइए। इसमें मैं कहूँगा 2 रिस्क हैं जो ज़्यादा हमारे धंधे को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। एक तो डेफ़िनिटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ हर्ब्स कि कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम आ गई और अगर एक किसी भी कस्टमर क्योंकि ये धंधा ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट तो ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। कहीं पे वो बिल्कुल, अगर वर्ड ऑफ माउथ बिगड़ गया, तो ये धंधा रिस्क में आ सकता है, जो कि रिस्क में उतना आएगा कि हमें उसको दोबारा से उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा है जो एडवर्टाइज़मेंट पॉलिसीज़ हैं। जो एडवर्टाइज़मेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट निकाल रही है, डेफ़िनिटली स्ट्रॉन्ग कर रही है, अच्छा कर रही है कंज़्यूमर के लिए। तो उसमें क्या है कि येस पेपर वर्क एंड ऑडिट सिस्टम बढ़ जाता है, बट रिस्क नहीं है, मेहनत बढ़ जाती है ओके, और वो हम करने के लिए तैयार हैं। ओके। नहीं ठीक है, तो उसका मतलब ये 2 चीज़ें अगर हमने छोड़ी तो रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी बड़ा है और ऑब्वियसली का जैसे आपने बोला कि इंडिया में आयुर्वेदा का जो कांसेप्ट और जो एक्सेप्टेंस है वो तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ ही रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को मनप्रीत जी। बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़ आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को और सर मेरी तरफ से पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।